एक तो प्राथमिक लैंगिक लक्षण हो गया, जब जन्म लेता है तो बोलता है मुबारक हो आपको लड़का हुआ है कि लड़की हुई, वो तो पहला हो गया, समझ गया, नर्स बता दिया लड़का है कि लड़की है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं जब हमारे अंदर मानव नर जनन तंत्र के बारे में पढ़े थे ना, अभिमानव मादा जनन तंत्र है। इसमें देखो बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसको मिलके तंत्र या ढांचा बनता है। तो मादा जनन तंत्र मतलब जनन की क्रिया में सहायक जितने भी अंग होंगे ना, उन सभी के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? मादा जनन तंत्र कहते हैं। जिसे योनि, इसमें महत्वपूर्ण पार्ट सब है। देखो फिगर दिख रहा है, ये जो अंग है ना, ये उदर गुहा के ठीक नीचे, उदर गुहा मतलब समझ रहा है, जैसे बाहर से बोलते हैं, जैसे नॉर्मली बोलते हैं ना शरीर का अंग पेट, उसको अंदर से उदर बोलते हैं, उदर गुहा। इसके ठीक नीचे व्यवस्थित होता है। ये जो फिगर दिख रहा है, ये बीच का जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, ये इसको गर्भाशय कहते हैं। ये दिख रहा है ये भाग, इस भाग को क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। इसी गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण मतलब जैसे निषेचन की क्रिया होती है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन होते हैं, उस क्रिया को निषेचन कहते हैं। जब निषेचन की क्रिया होती है तो भ्रूण का जो विकास होता है, तो यही गर्भाशय में वो व्यवस्थित होता है, गर्भाशय में ठहरता है वहीं पे, और वहीं पर उसका विकास होते रहता है। और जब औसतन 40 सप्ताह यानी 9 माह पूर्ण जाए तो वो शिशु के रूप में बाहर आता है। देखो ये पहला पार्ट इधर देख लो, योनि। योनि जो होता है, इसके देखो इसकी लंबाई जो होती है, लंबाई चौड़ाई जो भी, वो मादा पर डिपेंड करता है। मतलब कि उसकी लंबाई कितनी है, मतलब कोई छोटी है कोई बड़ी है, उस पर डिपेंड करता है। मतलब शारीरिक अवस्था जो होता है उस पर डिपेंड करता है। ये जो मुख्य रूप से है योनि, यह मुख्य रूप से क्या क्या काम करता है, इसके बहुत सारे कार्य होते हैं, जिसमें से प्रमुख कार्य जैसे हो गया ऋतुस्राव चक्र जो होता है, उसमें जो रक्त के रूप में जो बाहर निकलता है उसका काम करता है, मतलब निष्कासन का कार्य करता है, शिशु को अंदर जाने का मार्ग प्रदान करता है। ये सब इसके महत्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत आते हैं। इसी रास्ते से जो है ना, जब निषेचन की क्रिया होती है तो मादा नर युग्मक शुक्राणु जो होते हैं योनि के रास्ते ही अंदर जाता है। ये देखो तीर के चिन्ह से हम दर्शा देते हैं। यहाँ तक इसमें जो है ना स्पर्म जो होते हैं वीर्य, उसमें उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, बनावट उसमें जो है ना इस तरह से, इसमें पूंछ होता है, उसमें स्पर्म जो होते हैं जिसको सीमेन बोलते हैं। तो ये जो है ना, ये आगे की ओर बढ़ सकता है, मतलब जा सकता है, इसमें गुण होता है जाने का। लेकिन यहाँ जो ये जो भाग दिख रहा है, ये मादा जनन तंत्र का भाग, इसको अंडाशय बोला जाता है। ये अंडाशय है, ये इसमें अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु निर्मित होता है इसमें। ये जो है ना एक जोड़ी पाए जाते हैं अंडाशय, दोनों तरफ एक एक होता है। इसमें से प्रत्येक 28 दिन पर जो है ना अंडाणु का निर्माण की प्रक्रिया चेंज होते रहती है। अगर इस महीने में यहाँ बना है तो दूसरे महीने में यहाँ बनेगा इसमें ये। और ये जब अंडाणु जब बनता है तो अंडाणु, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इस तरह का, इसको फिम्बरी बोलते हैं। ये वाला जो भाग है इसको, ये जो है ना, ये मुख्यतः अंडाणु जब निर्मित होता है तो इसका आकार जब बढ़ता है तो ये अंडाणु इसको रास्ता देता है इस तरफ जाने के लिए। ये अंडाणु नहीं जाता है, मतलब अंडाणु में जाने का गुण नहीं होता है। जब ये बड़ा होता है, जगह कम हो तो जगह जिधर ज्यादा स्पेस मिलता है उधर कैसे खिसक जाता है, तो इधर खिसक जाता है। और जब वीर्य जो आता है यहाँ से, ये मिलते हुए ये इस रास्ते से आता है, ये कुछ अंदर जाएगा इस तरफ और ये कुछ इधर जाता है। तो इधर अगर नहीं बन रहा है, मतलब अंडाणु का निर्माण इस तरफ नहीं हो रहा है, तो इधर जो भी स्पर्म आते हैं वो खराब हो जाता है। और इधर अगर बन रहा है तो इधर जो स्पर्म आ रहा है वो जब मिलेगा इससे अंडाणु से, तो निषेचन की क्रिया हो जाएगी। और निषेचन क्रिया पर मतलब निषेचन हो जाएगी ये। तो ये जो रास्ता दिख रहा है ना यहाँ पर का भाग, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इतना दूर का जो भाग दिख रहा है, इसको फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका कहा जाता है। इसी नलिका के रास्ते से ये शुक्राणु अंदर प्रवेश करते हैं और अंडाणु से मिलता है और निषेचन की क्रिया होती है। पूछा जाएगा निषेचन की क्रिया जो होती है वो मादा जनन अंग के किस भाग में होती है? गर्भाशय या फैलोपियन नलिका या योनि, इस तरह का रहेगा भाग है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? फैलोपियन नलिका। और यही जब तो आकार बड़ा होता है तो ये धीरे 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 यहाँ पर इसमें गर्भाशय में आके रुक जाता है और इसका विकास प्रारंभ हो जाता है। इसमें समझना क्या है, इस भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय।
इसमें किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। कितने अंडा से पाए जाते हैं? 2। अगर एक माह इसमें अंडाणु बना है, अंडाणु का निर्माण हुआ है, तो दूसरे माह उधर। और यही जब एक माह होता है ना, जब ये बन के निर्मित होता है, तब इसे जब शुक्राणु से जब संलयन नहीं हो पाता है, तो यही खराब होने के बाद ये योनि के रास्ते जो है ना बाहर आने लगता है। इसे क्या कहते हैं? रजो स्त्राव या ऋतु स्त्राव कहते हैं। ये प्रत्येक 28 दिनों पर रिपीट होते रहती है, रिपीटेबल यानी चक्र के रूप में। जैसे कैसे इस तरह का हो, इधर गया फिर इधर आएगा, ये इस तरह का एक चक्र टाइप का हो जाता है, साइकिल टाइप का बन जाता है। तो ये 28 दिनों का होता है। इसी 28 दिनों के चक्र को क्या कहते हैं? ऋतुस्राव चक्र या मासिक चक्र कहा जाता है। इसमें देखो एक मेन चीज जो समझना है तुम लोग को, ये चक्र को समझो। देखो 28 दिनों का चक्र होता है ना, जब अंडाणु का निर्माण होता है और जब बाहर आता है, मतलब सिंपल समझो तो अंडाशय में अंडाणु का निर्मित होना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। ये मासिक चक्र जो होता है कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का होता है। इन 28 दिनों में इसका क्या सब प्रोसेस है वो देखो। अंडाणु के निर्माण में 10-12 दिन के आसपास लगते हैं, और जब वो अंडाणु बड़ा होता है तो जगह स्पेस जो छेकता है वो आगे की ओर बढ़ता है, तो लगभग 14 दिनों तक वो जो है ना इसके आकार में वृद्धि होती है। तो 14 और 12 कितना हो जाता है? 26। और 2 दिनों तक आकर वो इस फैलोपियन नलिका जो होता है, ये वाला फैलोपियन नलिका, इसमें वो ठहरता है। कितने दिनों तक? 2 दिनों तक। तो कितने दिन हो गए? 28 दिन। और ये 28 दिन में अगर ये 2 दिन जो लास्ट का जो 2 दिन होता है, इसी 2 दिन में अगर शुक्राणु से मिलेगा नर युग्मक शुक्राणु, ये मादा युग्मक अंडाणु, तो निषेचन की क्रिया होगी और अन्यथा नहीं होगी। मतलब बहुत कम चांस होता है। इसके अलावा जो भी अवस्था होते हैं निषेचन की बहुत कम संभावना है, मतलब नहीं के बराबर होता है। लेकिन ये जो 2 दिन होता है लास्ट का, यही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। इस तरह से ये कितना दिन हो जाता है? 10 से 12 दिन प्लस 14 दिन प्लस 2 दिन, कितना दिन हो गया ये? 28 दिन। और यही चक्र जो है ना प्रत्येक माह जो है ना रिपीट होते रहता है, इसे ही मासिक चक्र कहा जाता है। और जब निषेचन की क्रिया हो जाती है, मतलब जब इसमें जब निषेचन क्रिया हो जाती है, सिंपल अपने भाषा में बोले तो जब डॉक्टर ने मुबारकबाद देता है, मुबारक हो आप, होता है वहाँ, तो इसके बाद जो होता है मासिक चक्र रुक जाता है। ऐसे भी समझ जाती है महिलाएं, ऐसे भी समझ जाती है कि निषेचन क्रिया मतलब हो गई, संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है जब इसका मासिक चक्र रुक जाता है। तो जब तक मासिक चक्र नहीं रुकता है, इसका मतलब क्या? निषेचन क्रिया नहीं हुई। ये 28 दिन का चक्र समझ में आया। ये 10-12 दिन, 10 से 12 दिन अंडाणु उत्पादन, 14 दिन अंडाणु सिंपल समझो शुक्राणु की राह देखता है। अगर मिलेगा तो क्या होगा? निषेचन, और नहीं तो नहीं। ये 2 दिन कहाँ आ जाता है एक्स्ट्रा में? गर्भाशय में आ जाता है। मतलब यहाँ से बनना शुरू हुआ, यहाँ से, और ये यहाँ तक पहुँचता है। तो इस तरह से कितना दिन हो जाता है? 28 दिन। यही 1 महीने इस अंडाशय से, 1 महीने उस अंडाशय से, यही चक्र बराबर चलते रहता है। समझ में आया? देखो हार्मोन्स की एक्टिविटी को थोड़ा समझते हैं। हार्मोन्स होते हैं ना, ये हमारे शरीर में रासायनिक ये दूतों के रूप में कार्य करते हैं, मैसेंजर के रूप में। लेकिन हम अभी मुख्यतः जो पढ़ रहे हैं जिस हार्मोन के बारे में, वो अभी जनन तंत्र संबंधित है। देखिए जनन जो होता है ना, 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक और लैंगिक, ये तो अभी समझा दिया ना। इसमें अभी हम जो समझ रहे हैं मुख्य रूप से मादा जनन तंत्र के बारे में जान रहे हैं ना। मादाओं में यानी महिलाओं में, लड़कियों में जब हार्मोन्स का प्रारंभ, हार्मोन स्त्रावित होना शुरू होता है, जैसे प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये सब हार्मोन जो स्त्रावित प्रारंभ होता है, तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। मतलब द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्रकट होना शुरू होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण मतलब क्या? एक तो प्राथमिक लैंगिक लक्षण हो गया, जब जन्म लेता है तो बोलता है मुबारक हो आपको, लड़का हुआ है कि लड़की हुई, वो तो पहला हो गया, समझ गया, नर्स बता दिया लड़का है कि लड़की है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं, जब हमारे अंदर हार्मोन का स्त्राव प्रारंभ होता है, जैसे नर में हो गया टेस्टोस्टेरोन और मादा में हो गया ये प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन जो प्रारंभ होता है, तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होता है, आवाज का भारी होना, जैसे आवाज का भारी होना, आवाज भारी हो जाना, दाढ़ी मूंछों का निकलना, गुप्तांगों पर बालों का आना, स्तनों का, ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के अंतर्गत आता है।
ये जो होता है ना, ये मुख्य रूप से हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। लड़कों में जो होता है हार्मोन्स का स्राव प्रारंभ होता है वो लगभग 13 से 14 वर्ष, आगे पीछे 1 और 2 वर्ष से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लड़कियों में ये लड़का से पहले यानी 10 से 13 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। और जब हार्मोन जब बनना शुरू हो जाता है तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण वही बताए उसका प्रकट होना दिखने लगता है, मतलब द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होता है वो साफ साफ नजर आने लगता है। महिलाओं में जो होता है ना, वो ऋतुस्राव चक्र जो होता है यानी अंडाणु का जो निर्माण होता है वो निषेचन क्रिया के बाद वो बंद हो जाता है, और वो मुख्य रूप बंद हो जाता है, फिर से वो शुरू हो जाता है जब संतानोत्पत्ति हो जाने के बाद। लेकिन इसी में एक शब्द आता है रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति, ठीक है, ये रजोनिवृत्ति जो होता है ना, अंडाणु का बंद हो जाना, एक अंडाणुओं का बनना अंडोत्सर्ग कहलाता है। और जब अंडाणु का निर्माण जब बंद हो जाता है अंडाशय में, उस अवस्था को रजोनिवृत्ति कहते हैं। ये जो है ना लगभग 50 वर्ष की अवस्था की महिलाएं हो जाती है तो उसमें अंडाणु का निर्माण बंद हो जाता है। लेकिन इसका ठीक उल्टा पुरुष का अगर बात करें तो पुरुष में जो बनता है नर युग्मक शुक्राणु, उसका निर्माण जीवन भर चलता रहता है। लेकिन महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की अवस्था में बंद हो जाता है। तो ये जो रजोनिवृत्ति होता है इसका मतलब यही होता है कि अंडाणु का निर्माण जो होता है उसका बंद होना है, रजोनिवृत्ति कहलाता है। जबकि शुक्राणु का निर्माण जीवन भर चलते रहता है। देखो एक नया शब्द है ना, ये अपरा प्लेसेंटा, इसी को इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं। अपरा प्लेसेंटा जो होता है ना, वो जैसे निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन क्रिया के बाद जो भ्रूण का विकास होना शुरू होता है, तो भ्रूण को जो भोजन पानी जो मिलेगा अपने भाषा में जैसे पोषण, सिंपल समझे, उसको जो पोषण मिलेगा उसके शारीरिक डेवलपमेंट के लिए, मानसिक विकास के लिए, इसके लिए वो कहाँ से मिलेगा? तो ये पाइप होता है, नल मतलब समझिए नलिका टाइप का होता है जिसको अपरा प्लेसेंटा कहते हैं। अपरा प्लेसेंटा जो होता है मुख्य रूप से वो माता के शरीर से जुड़ा रहता है, माँ के शरीर से जुड़ा रहता है, और वो जो भ्रूण का जो विकास होता है उससे, और वो पाइप के रास्ते ही बच्चों को यानी भ्रूण को, बच्चा नहीं बोल सकते क्योंकि जन्म लेने के बाद वो शिशु होता है, उससे पहले वो नहीं बोल सकते हैं, वो उसको सारा भोजन पानी खाना पीना जो भी होता है शारीरिक मानसिक डेवलपमेंट के लिए उसी नल के मतलब उसी नाली के द्वारा यानी पाइप के रास्ते मिलता है, जिसको अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। जो जन्म के बाद जन्म उसको कट कर दिया जाता है, मतलब जब जन्म हो जाता है उसके बाद, और उसके बाद बच्चे को जो भोजन पानी जो भी मिलता है वो माँ के दूध से मिलता है। और माँ का दूध जो है ना बच्चों के लिए सबसे उचित पोषण माना जाता है।